नमस्कार दोस्तों, आंसर सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैं जाति आयोग पढ़ा चुका हूं, तो आज उस वाले वीडियो की भी पीडीएफ मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दी थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वो जनजाति आयोग के लिए है। जाति आयोग में पढ़ा चुका हूँ, इसका वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरी चैनल पर मिल जाएगा। आप आंसर सर क्लासेस सर्च करेंगे। देखिए ध्यान से, मैं महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, जाति आयोग, जनजाति आयोग पढ़ा चुका हूँ। जनजाति आयोग आज पढ़ा रहा हूँ। बाकी के ये 3 टॉपिक आपके पहले हो चुके हैं। इसमें हम इसके गठन, जनजाति आयोग के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। इसका कार्यकाल, जो अभी तक के अध्यक्ष रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है वो पढ़ने वाले हैं। अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है, इसके कार्य, इसकी शक्तियाँ और इसकी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो पढ़ने वाले हैं। प्लस SC और ST का संविधान में कहाँ उल्लेख है वो सब कुछ हम आज पढ़ने वाले इसमें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आंसर सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। चलिए शुरू करते हैं हम जनजाति आयोग के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसको आप ST बोलते हो। जितने लोग मेरा वीडियो देखेंगे वो मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ 90% लोगों को नहीं पता होता है कि ST का फुल फॉर्म क्या है। SC का फुल फॉर्म सबको पता होता है, शेड्यूल कास्ट होता है, लेकिन ST का फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता होता है। शेड्यूल ट्राइब्स होता है बेटा फुल फॉर्म भी, आप इसका याद रखना, ठीक है। इसकी PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे, ठीक। तो आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके 3 मैं इसके करा चुका हूँ, आज ये तीसरा वीडियो है। और एक बात और ध्यान रखो, आज मैं SC ST NC ST पढ़ा दे रहा हूँ, NC SC में पढ़ा चुका हूँ। तो अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग का कल मैं लाइव टेस्ट लूँगा इसी पर, अपने चैनल पर 7 बजे शाम को। तो आप सभी लोग चैनल पर आ जाएं उस समय। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम NC ST की। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। मैंने आपको बताया था कि जो जाति आयोग में आप पढ़ोगे वही सेम टू सेम जनजाति आयोग में है। उसका भी गठन 19 फरवरी 2004 को हुआ था। अधिनियम वही है बेटा, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अधिनियम के द्वारा ही इसका गठन हुआ था 19 फरवरी 2004 को। उसका भी 2004 में हुआ था। ये भी संवैधानिक निकाय है, वो भी संवैधानिक निकाय है। निकाय 3 प्रकार के होते हैं, कार्यकारिणी निकाय, सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय। ये तीनों निकाय मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। मेरे जो और पुराने वीडियो हैं आयोगों के उनमें आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। वो भी संवैधानिक था, ये भी संवैधानिक है। इसका अधिकार क्षेत्र भी भारत सरकार है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है बेटा, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और मैं आपको बता चुका हूँ जितने भी राष्ट्रीय आयोग हैं उन सभी के 99% मुख्यालय नई दिल्ली ही हैं। बाकी मैं अभी सभी के वीडियो डालूंगा तो आप वहाँ भी देख लेंगे कि नई दिल्ली आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। वेबसाइट बेटा सेम टू सेम है, वहाँ यहाँ SC लिखा था, यहाँ ST हो गया, देखो ध्यान से बस। बाकी सब सेम है, www.ncst.nic.in। सदस्य संख्या वही है, एक अध्यक्ष उसमें भी था, एक उपाध्यक्ष है, 3 सदस्य, मतलब कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। इनसे क्वेश्चन आपसे पेपर में जरूर पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन यही से पूछने वाले होते हैं कि इसमें सदस्य संख्या कितनी है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति बेटा राष्ट्रपति करता है, वारंट जारी करके करता है। मैं आपको बता चुका हूँ वारंट जारी करके कौन कौन किन किन की नियुक्ति वो करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये त्यागपत्र भी अपने राष्ट्रपति को देता है। ये भी बता चुका हूँ बेटा कि जो नियुक्ति करता है उसी को वो त्यागपत्र देता है और उसी को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ये तीनों पॉइंट एक साथ ही होते हैं, ध्यान रखना। रिपोर्ट पेश भी उसी को की जाती है। तो जब ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगा तो उसको देगा राष्ट्रपति को। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि OBC और SC इन दोनों का मंत्रालय बेटा एक ही है। कौन सा मंत्रालय था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। लेकिन मैंने आपसे कहा था 1999 में इसके लिए अनुसूचित जनजातियों वाले के लिए जनजाति एक अलग मंत्रालय बना दिया, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुन लो। आयोगों से आयोग ज़्यादा बड़े हैं नहीं, 2-2, 3-3 पेज के सारे आयोग हैं। और ये मान के चलो आयोगों से कम 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, MPPSC में। तो यहाँ आप एक एक चीज़ बहुत अच्छे से याद करते चलो, क्वेश्चन इन्हीं से बनने वाले हैं, क्योंकि इनमें और कुछ ज़्यादा मिलेगा भी नहीं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान में उल्लेख। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, संविधान में वही भाग नंबर 16 आर्टिकल 338A, ये A लग गया, ध्यान रखना। 338 में क्या था? SC आयोग था। 338 में A में क्या आ गया? ST आयोग आ गया। और 338B में क्या था बेटा? OBC आयोग था। तो देखो इसका पूर्ववर्ती आयोग कह रहा है वो, मतलब इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। जाति एवं जनजाति आयोग मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये आयोग कब तक रहा? 2003 तक रहा। 2003 में संशोधन के बाद अपन ने दोनों आयोग अलग अलग कर दिए थे। ये मैं आपको जाति आयोग वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अधिनियम वही है, देखो लिखा हुआ 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003।
बात करते हैं इसके अभी तक के अध्यक्ष की, जैसे उसमें भी 5 रहे हैं, मतलब वर्तमान तक उसके भी 5 हैं, सेम टू सेम कार्यकाल है। अगर आप एक की सने याद कर लोगे तो सबकी सने बिल्कुल वैसी की वैसी होने वाली हैं। तो कुंवर सिंह टेकाम इसके पहले अध्यक्ष रहे थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उर्मिला सिंह दूसरी अध्यक्ष नहीं इसकी, और उर्मिला सिंह आपको वैसे याद हो जाएगा, उर्मिला सिंह, उर्मिला मैडम आपको पढ़ाती हैं साइंस, तो आप उर्मिला मैम क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको उर्मिला मैम क्लासेस में उनके बायोलॉजी के और बाल विकास के वीडियो मिल जाएंगे वहाँ से। इसके जो तीसरे अध्यक्ष रहे हैं वो रामेश्वर ओराएं हैं, वही चौथे अध्यक्ष रहे थे, रिपीट अध्यक्ष रहे थे। और नंद कुमार साइंस के वर्तमान अध्यक्ष हैं 2017 से वर्तमान में अभी भी जो हैं। ठीक, अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मैंने आपसे कहा था कि एक अध्यक्ष होता है इसका, एक उपाध्यक्ष होता है इसका, और 3 सदस्य होते हैं। तो बात कर रहे हैं हम एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, मतलब कुल टोटल 5 लोगों की। तो 5 लोगों को देख लो ध्यान से यहाँ से। नंद कुमार साई अध्यक्ष हैं, अनसुईया उइके उपाध्यक्ष हैं, श्री हरिकृष्ण डामोर एक सदस्य, हर्षद भाई चुन्नीलाल बसावा दूसरे सदस्य, श्रीमती माया चिंतामण इवनाते तीसरे सदस्य। आपको अध्यक्ष और सदस्यों को ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा ना हो पाए सदस्य अगर आपको याद नहीं होते तो आप कम से कम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों याद रखो, क्योंकि आपसे वो इनसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है, और आप अगर नहीं बता पाते हैं तो आपका 1 नंबर वहाँ लॉस होने वाला है। सभी बच्चों से मैं फिर कह रहा हूँ, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री 3 पार्ट हैं हिस्ट्री के, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अगर आप उसको पढ़ते हो तो ढंग से कम 200 से 300 पेज पढ़ोगे, तब जाके इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे। लगभग 4 से 5 आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ आपको सीधे सीधे मात्र 30 पेज पढ़ने। 15 एक आयोग अगर 2 पेज में बनता है तो 15 आयोग के 30 पेज पढ़ने, और 30 पेज पढ़ने से सोचो आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। मतलब 300 पेज पढ़ने से 5 नंबर मिलेंगे और 30 पेज पढ़ने से 15 नंबर मिलेंगे। तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आप सब समझदार हैं, तो कोशिश करें कि आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ते चलें। मैंने आपसे कहा था इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल सभी का राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। बात करते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट मैंने आपको एससी आयोग में बताया था, वो भी बता रहा हूँ। जो आयोग का अध्यक्ष होता है उसको केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिल जाता है। अध्यक्ष बड़ा होता है इसलिए बड़ा पद, उपाध्यक्ष छोटा होता है इसलिए उसको राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया, और इसके जो सदस्य होते हैं सदस्यों को भारत सरकार के अंदर सचिव का दर्जा मिल जाता है। मतलब जो इसका अध्यक्ष बन गया उसको केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिल जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 342 की। आर्टिकल 342 में क्या है, आर्टिकल 342 की बात करें हम तो आर्टिकल 342 के अनुसार राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के जनजातीय या जनजातीय समुदायों को वहां के राज्यपाल से परामर्श के बाद अनुसूचित जनजातियां घोषित कर सकता है। मतलब आर्टिकल 342 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी जाति को जनजाति घोषित करने का उसके पास अधिकार है। लेकिन ध्यान रखना, उसके पास घोषित करने का अधिकार है, संशोधन करने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ एससी आयोग वाले वीडियो में कि संशोधन जो उनकी लिस्ट बनी हुई जाति आयोग और जनजाति आयोग की, जाति और जनजातियों की जो लिस्ट बनी हुई है उसमें संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को। बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। वो संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन हाँ घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को यहाँ पर दिया गया है। कार्य की ओर बढ़ते हैं हम तो इसके कार्य बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामलों की समीक्षा करना, मतलब जो संवैधानिक संरक्षण मिले हैं एसटी वालों को उनकी समीक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना, मतलब नई नई योजनाएं बनाना एसटी वालों के लिए, है ना। और एसटी के हित में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी उनके हित में कदम उठा रही है उनकी समीक्षा करना कि ये कदम कहाँ तक उनके लिए लाभकारी होने वाला है। और राष्ट्रपति के आदेश से एसटी के हित में कार्य करना। अगर राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया कि एसटी वालों के लिए ये काम आपको करना है तो ये काम कौन करेगा, आयोग करेगा, इसलिए तो आयोग बनाया है भाई। अगला पॉइंट है वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों। जनजातियां बेटा जंगल में ही रहती हैं, आदिवासी लोग जितनी भी जनजातियां हैं वो। एक बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो और एमपीपीएससी आप पढ़ रहे हैं तो जनजाति आपके लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल मेरी चैनल को जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और चैनल को बराबर वीडियो देखते रहें। मैं यहाँ पर आप आयोग जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं एमपीजीएस आपको पूरा पढ़ाऊँगा, कंप्यूटर में आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर भी करें जिससे ये इंपॉर्टेंट डाटा उन लोगों तक पहुँच पाए। क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो डाटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये डाटा किसी भी बुक में नहीं है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक भी देखेंगे तो वहाँ आपको ना तो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य कोई मिलने वाले हैं, मेन चीज़ें मिल जाएंगी, कार मिल जाएगी, शक्तियाँ मिल जाएंगी और ये कब बना ये मिल जाएगा। लेकिन इसके अभी तक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो नहीं मिलेंगे, पुराने अध्यक्ष हैं वो नहीं मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा उसमें मिलने वाला नहीं है। तो आप ध्यान रखें, ये डाटा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें बार बार, है ना।
अब बात करते हैं शक्तियों के बारे में। इसकी शक्तियाँ जो हैं वो क्या मिली हैं इसको, तो वही आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एससी वाले ही शक्तियाँ हैं। इसको भी सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। और सिविल न्यायालय की शक्ति में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी करना, उसको बुलाना, साक्ष्य पेश करना, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। संघ एवं राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। मतलब संघ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषयों पर अगर कोई कार्य करता है तो उसको कार्य करने से पहले आयोग से परामर्श करेगी। अगला पॉइंट लिखा है, जनजाति की समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि हस्तांतरण को दूर करने के लिए सरकार को सुझाव देना। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगला लिखा है, ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 1999 में अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास कार्य के लिए एक नए मंत्रालय, जनजातीय कल्याण मंत्रालय की स्थापना की गई, क्योंकि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसकी भूमिका सही से निभा नहीं पा रहा था। तो ये पॉइंट मैं आपको 2 बार पहले भी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये 2005 में यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति ने एसटी वालों के लिए 2005 में एक घोषणा की थी, ठीक, उनके विकास के लिए घोषणा की थी। तो वो पूछ सकता है कि राष्ट्रपति ने कब ये घोषणा की थी, 2005 में की थी। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। मैंने जब उसको पढ़े पॉइंट तो मुझे लगा कि ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ तक इतना याद रखना है कि 2005 में इसकी घोषणा की थी और इस घोषणा में क्या क्या मिलता है। तो वो 1-2 पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो वो पॉइंट आप पढ़ लो। ये लिखा हुआ है, 2005 में राष्ट्रपति ने एसटी की सुरक्षा, कल्याण, विकास और उन्नति के लिए आयोग के लिए निम्नलिखित कुछ अन्य कार्य निर्धारित किए, मतलब कार्य निर्धारित किए थे। जैसे एक अधिनियम आया था, पेशा अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय। तो आप ये ध्यान रखना, पेशा अधिनियम 1996 में आया था और जो एसटी से संबंधित है, ठीक। ये अधिनियम बहुत बड़ा है, कभी फिर और कभी भी डिस्क्राइब करूंगा इसके बारे में, लेकिन है ये एसटी वालों के हित के लिए, ठीक। अगला लिखा है, एसटी द्वारा झूम खेती के प्रचलन, यहाँ ना बना लेना, प्रचलन को समाप्त करने संबंधी उपाय करना। अब ये झूम खेती क्या होती है वो सुनो ध्यान से। जनजाति वाले लोग क्या करते हैं, इनके पास जंगल में ये लोग थोड़ा सा 1 बीघा, आधा बीघा, थोड़ी सी 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन उन्होंने बना ली और बनाने के बाद उसमें खेती करते हैं। 2 साल 3 साल ये खेती करते हैं। खेती करने के बाद उसमें जो उपज होती है उसको ले लेते हैं, बाकी फसल को बाकी का जला देते हैं, जो वेस्टेज मटेरियल बनता है। तो जब खेती को जलाया जाता है तो जलाने से क्या होता है, खेती में मिट्टी में उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो वो मिट्टी 2-3 साल बाद काम करना बंद कर देती है, वहाँ फिर उतनी उपज नहीं होती। तो ये लोग जनजाति वाले लोग क्या कर रहे थे कि आज यहाँ रह रहे हैं, कल दूसरी जगह हैं, परसों तीसरी जगह है, जंगल में अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं, वहाँ खेती करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसको कहते हैं झूम खेती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सरकार ने कहा कि ये इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, इनको निश्चित करो, एक जगह रखो और इनकी जो झूम खेती है उसको बंद करवाओ, इनको ऐसे माध्यम दो जिससे ये झूम खेती बंद करें, ठीक। तो ये एसटी वालों के लिए झूम खेती के प्रचलन को समाप्त करने संबंधी उपाय इसमें दिए गए थे। अब बात करते हैं हम रिपोर्ट की। तो ये जो वार्षिक रिपोर्ट है अपनी, मैंने आपसे पहले ही कहा, राष्ट्रपति को सौंपता है। जो उसमें था वो सेम टू सेम इसमें है। फिर राष्ट्रपति इसको संसद में रखता है। अगर किसी राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल को सौंपेंगे उस रिपोर्ट, और राज्यपाल क्या करेगा, विधानमंडल में उस रिपोर्ट को रख देगा। चलिए, अब यहाँ तक हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग कंप्लीट होता है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित कहाँ कहाँ उल्लेख है। देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पहली बार ये जो सिलेबस चेंज हुआ है तो ये पहली बार इस सिलेबस में जुड़ा है। हो सकता है संविधान से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ ले, जाति और जनजाति, उन्होंने कहा कि हम आयोग के बारे में पूछेंगे, जाति और जनजाति से क्वेश्चन पूछना है हमें, तो जरूर थोड़ी कि वो आयोग का अध्यक्ष ही पूछ ले। हो सकता है वो जाति के बारे में संविधान में कोई पॉइंट पूछ ले। तो इसीलिए मैंने आपको संविधान में जाति और जनजाति के लिए जहाँ जहाँ उल्लेख है और आरक्षण से संबंधित जहाँ जहाँ उल्लेख है, मैंने वो सारी चीज़ें इसमें बता दी। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लें। यहाँ आप क्या क्या होने वाला है देखिए ध्यान से। एक तो भाग नंबर 16, हमारे संविधान के जो 22 भाग हैं उसमें से एक भाग यहाँ कंप्लीट होने वाला आपका है, ठीक। तो एक तो यहाँ आपका भाग पूरा कंप्लीट होने वाला है। दूसरी चीज़, यहाँ संविधान की चीज़ें अभी आप पढ़ लोगे तो संविधान में आपको ये काम भी आएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि एसटी और एससी के लिए जो उल्लेख है वो भाग नंबर 16 में है और आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक ये सब कुछ दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है भाग नंबर 16 की जो हेडिंग है उसमें लिखा है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब कुछ वर्ग मतलब जो आरक्षण वाले हैं वो। तो आर्टिकल 330 को पढ़ो ध्यान से। आर्टिकल 330 में लिखा है कि लोकसभा में जो सीटें होती हैं उन सीटों में एससी वालों और एसटी वालों के लिए स्थानों का आरक्षण, मतलब कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। जैसे अपन कहते हैं कि ये वाली जो सीट आई है वो एससी हरिजन के लिए आई है या एसटी के लिए आई है। जैसे भी मैं भिंड से हूँ, मेरा भिंड जिला है, तो भिंड में सांसद की सीट जो है वो एससी के लिए है। तो लोकसभा में सांसद ही तो होते हैं, तो एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण कहाँ पर, लोकसभा में। फिर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण, मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय मतलब एंग्लो इंडियन जो आदमी होते हैं उन लोगों के लिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व। तो ध्यान से देखो, 330 में लोकसभा में एससी एसटी का प्रतिनिधित्व, 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अब बात करते हैं राज्यों पर आ जाएं अपन। तो 332 में क्या लिखा है, 332 में लिखा हुआ है
कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, मतलब जो अलग अलग राज्य जितने भी हैं 28-29 राज्य जो है अपने, उन राज्यों में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण कहाँ दिया? 332 में। 333 में क्या लिया? राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण। तो वो दो सेम है और ये दो सेम है। वहाँ लोकसभा में पहले में एससी एसटी और दूसरे में आंग्ल भारतीय, यहाँ विधानसभा में एससी एसटी और फिर आंग्ल भारतीय। तो ये आपके 4 आर्टिकल में पड़ गए। आगे चलते हैं 334 आर्टिकल क्या कहता है? शुरुआत के जो 4 आर्टिकल मैंने पढ़ा 333 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आर्टिकल बता रहा हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं बताऊंगा कहाँ से इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, पूरे पढ़ लो आप। तो 334 में लिखा है कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात ध्यान रहना, मतलब जो आरक्षण मिल रहा है वो 70 साल के बाद नहीं मिलेगा। आपकी उम्र 70 साल हो जाती है उसके बाद आरक्षण नहीं रहेगा। 335 आर्टिकल में लिखा है कि सेवाओं पदों के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए दावे, ठीक, मतलब जो सेवा और पद है उनमें एससी एसटी के लिए जो आरक्षण मिले हैं उनके लिए क्या दावे वो कर सकते हैं वो, ठीक है। अगला लिखा है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए विशेष उपबंध जो मिले हैं वो। 337 में लिखा है आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष उपबंध। ये 2-3-4 आर्टिकल आपने जो पढ़े हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये 338 पूरा इंपॉर्टेंट है। क्यों? 338 में एससी आयोग है, 338 में ए में एसटी आयोग है और 338 बी में पिछड़ा वर्ग आयोग है। ये तीनों आयोग आपके सिलेबस में है, तो आपसे पूछ सकता है कि संविधान में इनका उल्लेख कहाँ पर है। अब बात करते हैं हम 339 इंपोर्टेंट नहीं है, 40 इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन 41-42 इंपोर्टेंट है तो वो पढ़ाऊंगा। 339 में लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। ये हो गया 39 की बात। 40 इंपोर्टेंट क्यों है? 40 का है कि अब जब मैं 20 के बाद ओबीसी आयोग पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या है कि पहले ओबीसी आयोग के बारे में कहीं उल्लेख नहीं था, लेकिन आर्टिकल 340 में लिखा था कि पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ये इतना लिखा था बस। आयोग कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब कुछ नहीं था। तो मतलब एक जो जैसे अभी आर्टिकल 338 में लिख गया ना अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग, ऐसा आर्टिकल में नहीं लिखा था। तो जो 338 बी में ओबीसी आयोग अपन ने जो बनाया है वो 340 के तहत ही राष्ट्रपति को अधिकार मिला था। 341 में क्या लिखा है? अनुसूचित जातियाँ। 342 में लिखा है अनुसूचित जनजातियाँ। अब ये क्या चीज़ है बेटा? अनुसूचित जातियों की जो सूची है, कौन कौन जातियाँ अनुसूचित जाति में आती हैं, वो सारे लोग जिन जिन जाति एससी में आती हैं वो सब इसमें लिखी हुई हैं, और उसी प्रकार से जौन जौन जातियाँ एसटी में आती हैं वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। हमें देखना होगा भाई कौन कौन सी जातियाँ या जनजातियाँ हैं हमारे देश में। तो आप ये 341 और 342 को यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये तो भाग नंबर 16 हो गया, यहाँ पर आरक्षण की बात इनमें यहाँ आया है। और कहाँ कहाँ है वो भी देख लो आप। तो ये देखो क्या लिखा है, भाग 16 के अतिरिक्त एससी एसटी के लिए अन्य प्रावधान क्या है? आर्टिकल 46 में भी लिखा है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो आर्टिकल जो 46 है नीति निर्देशक तत्वों के, नीति निर्देशक तत्व ही है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व पूरे हमें पढ़ने हैं तो हमारे चैनल पर आप नीति निर्देशक तत्व सर्च करेंगे, वहाँ पर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का पुराना वीडियो डला हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सारे नीति निर्देशक तत्व बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, विद ट्रिक के साथ पढ़ाए हुए हैं ना। तो इसमें क्या लिखा है? इसके तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि वह जनता के कमजोर वर्गों जैसे एससी एसटी के की शिक्षा और धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी रक्षा करेगा। ये आर्टिकल 46 में लिखा है। आर्टिकल 164 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में आप रहते हो और मध्य प्रदेश की बात इसमें लिखी हुई है। देखो क्या इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 164 में लिखा है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान अलग से किया जाएगा, राज्यों में किया जाएगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप मध्य प्रदेश के निवासी, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे, और अगर मैं पेपर बनाता तो भाई साहब मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन देता कि किस आर्टिकल के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में एक राज्य में एक उनके जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान किया गया है। तो आप इसको ढंग से पढ़ लें। ठीक, 15(4), 16(4) का ये भी इसमें दिया है। 15(4) देखेंगे आप, मौलिक अधिकार हैं ये, तो उसमें लिखा है राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वह एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई अन्य विशेष प्रावधान करेगा। आर्टिकल 16(4) का और खा देखेंगे, वहाँ भी लिखा है इसके तहत एससी एसटी के लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति तथा बकाया रिक्तियों में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान में बेटा 12 अनुसूची हैं, उन 12 अनुसूची में से 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में भी आरक्षण की बात की गई, मतलब एससी एसटी से संबंधित। तो उसमें लिखा है संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। चलिए, यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप ऐसे ही जुड़े रहें।